हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे WBC, और WBC की बहुत सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर कर ली थी। ठीक है, थोड़ा बहुत लाइट की दिक्कत होगी, रोशनी की दिक्कत होगी, बिकॉज लाइट नहीं है तो फ्लैश लाइट से हम लोग काम कर रहे हैं। और मेनली अगल बगल थोड़ा सा समझ रहे हैं, इन्वायरमेंट बहुत नॉइजी है तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे मेरे आवाज़ पे तो शायद काम चल जाए आपका। तो मेनली अगर हम बात करें WBC की, तो WBC क्या है? WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल है। अच्छा, यानी श्वेत रक्त कणिका इसको बोलते हैं भैया, श्वेत रक्त कणिका। और पहली बात कि इसकी जो संख्या होती है, क्वांटिटी जो होती है, मैं एक बार रिकैप करते हुए आगे बढ़ूंगा। क्वांटिटी जो होती है इसकी 8000 से 10000, ठीक है, 10000 होगी। अच्छा, दूसरी बात फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका? तो फॉर्मेशन इसका होता है बोन मैरो में। कौन से बोन मैरो में? येलो बोन मैरो में, ठीक है ना। मेनली बोन मैरो याद रखो, लेकिन येलो बोन मैरो भी याद रखना। तीसरा, लाइफ स्पैन कितना होता है इसका? तो 4 से 7 दिन लिख दो, 4 से 7 डेज। क्लियर है? अच्छा, डेथ कहाँ होती है इसकी? तो डेथ होती है ब्लड के अंदर, ब्लड में ही होती है। रीज़न, क्योंकि इसके पास क्या पाया जाता है? इट हैज़ न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि लाइसोसोम होगा, और लाइसोसोम की मदद से ये क्या हो जाएगा, अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ठीक है, तो ब्लड में ही इसकी कहानी क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। और भी प्रमुख बातें थी, बिल्कुल। WBC का एक और नाम है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। एक्चुअल में इसकी कमी से ल्यूकोमिया होता है, तो इसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये मत भूलिएगा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ल्यूकोसाइट। और इसके बारे में और भी बातें हम लोगों ने की थी कि ये सबसे क्या है? बड़ी कोशिका है ना। इट इज़ लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड। यस और नो? ठीक, इतनी बातें करने के बाद फिर हम लोगों ने और भी बातें की थी, जैसे सबसे पहली बात, WBC जो होता है एक्चुअल में यही इम्यून सिस्टम का कारण बनता है। इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है कौन? WBC क्या करता है? इम्यून सिस्टम बनाता है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है। ठीक सर, ये भी अच्छी बात है। अब ये इम्यून सिस्टम क्या करता है? तो मेनली अगर आपके बॉडी के अंदर सपोज कर लो, ध्यान से समझना, सपोज कर लो कि कोई बैक्टीरिया है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, तो किससे मिलेगा? ये WBC से। WBC का शेप कैसा होता है? शेप की बात अगर हम लोग कर लें, यहाँ पे दिख रहा है? हाँ, उधर नहीं जाएंगे हम, शेप यहाँ तक दिख रहा है ना। शेप कैसा है? नॉट फिक्स्ड नहीं है। कैसा है? फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, यानी रेंडमली इसका कोई भी शेप होता है। तो अब होता क्या है कि ब्लड के अंदर ये दिखा गया बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया को कौन देखता है? ये WBC। और WBC अपने शेप को चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? चेंज। और अपने चारों ओर हाथ निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है? हाथ जैसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बैक्टीरिया आया, इधर चले आते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो अभी क्या होगा कि अपने चारों ओर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकाल लेता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया क्या होता है भैया? नकली हाथ समझ लो। क्या है ये? नकली हाथ, फेक हैंड। समझ में आ रहा है? मेनली इसका काम क्या होता है? कैच करना। ये तभी करते हैं ऐसा जब इनके सामने कोई खाना आता है। जैसे अमीबा होता है ना, तो अमीबा भी सेम तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। अमीबा के पास भी सेम कहानी होती है कि अमीबा भी जब खाना देखता है तो खाने को देखते ही चारों ओर क्या क्रिएट कर लेता है? स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया के रास्ते क्या कर लेता है? इस खाने को क्या कर लेता है? अंदर बुला लेता है, और अंदर बुला के क्या कर देता है? मार देता है। सेम ये हमारा WBC है। ये WBC के जो सेल है ना, वो यही करते हैं। बैक्टीरिया देखते हैं बैक्टीरिया हमारे बॉडी का नहीं, मतलब बॉडी को हार्म पहुंचाएगी, तो ये क्या करेंगे? स्यूडोपोडिया क्रिएट करेंगे, और स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या कर लेंगे? इस बैक्टीरिया को अंदर बुला के मार देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो इसका मतलब ये हमको क्या कर रहे हैं? बचाने का काम कर रहे हैं, यानी फॉरेन बॉडीज से बचाते हैं। फॉरेन बॉडीज मतलब समझ पाए ना? मैं नाम दे दूँ डायरेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या नाम दूंगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सीधा बोला जाए तो सूक्ष्म जीव। और कौन से सूक्ष्म जीव? हानिकारक सूक्ष्म जीव।
जो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम करते हैं। जैसे आपके बॉडी के अंदर कोरोना वायरस जाता है तो कोरोना वायरस की लड़ाई पहले इन्हीं से होती है। किससे होती है? इन्हीं से होती है, WBC से। अगर WBC कमज़ोर है हमारा तो फिर क्या दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी? कोरोना वायरस हमारे ऊपर अटैक करे। मतलब सपोज को ले बैक्टीरिया आया WBC के अंदर, WBC ने इसको मारने का प्रयास किया। तो जब ये करता है, अगर सपोज को ले मार नहीं पाया तो बैक्टीरिया इसके बॉडी के सेल के अंदर जा ही चुका है, तो इसके सेल को ही खत्म कर देगा, समझ में आ रहा? जब उसके सेल को खत्म कर देगा तो फिर किसका राज हो जाएगा? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया के पास अथाह एनर्जी रहेगी और मारने वाला कोई है नहीं। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारी पूरी एनर्जी, बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रही है, ब्लड के अंदर जो एनर्जी बन रही है, सब कौन खा पी लेगा? बैक्टीरिया। और वहाँ पे अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लेगा। करोड़ों लोग उसके साथी दोस्त आ जाएंगे, पैदा कर देगा वो, आएगा समझ में। और पूरे शरीर पे किसका राज हो जाएगा? बैक्टीरिया का। अब धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर की जितनी एनर्जी है, चाहे वो पहले से उपस्थित हो और जो अभी अभी बन रही है, वो सब के सब कौन ले रहे होंगे? बैक्टीरिया ले रहे हैं। और हमारी बॉडी क्या हो रही होगी? कमज़ोर। धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहे होंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। और फिर हमारे बॉडी के अंदर बीमारी आ जाती है, बीमारी पैदा होती है। जैसे मान लीजिए आपको TB हो जाता है, नॉट आपको होता है, रैंडमली मैं जस्ट बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार ना ये चीज़ें थोड़ा सा रेफरेंस में आपको लेके फलाने को लेके ऐसे बोल देता हूँ। भगवान न करे किसी को कोई समस्या क्रिएट हो, दैट इज़ ओनली अ एग्जाम्पल, ठीक है। ये मेरे स्टेटमेंट को थोड़ा भी आप अलग वे में ना लीजिएगा। मान लीजिए किसी को हो जाता है तो TB में होता क्या है? मेनली TB में उसके बॉडी के अंदर क्या बैक्टीरिया घुस जाता है, नहीं घुस जाता है? ट्यूबरकुलोसिस नाम होता है उसका, TB का। मतलब ट्यूबरकुलोसिस बैसिल्स नाम का एक तो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। वो बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? बॉडी के अंदर। और वो बैक्टीरिया जाके क्या करेगा? WBC से फाइट करेगा। WBC यदि खाने में कामयाब रहा तब तो ठीक है, नहीं खा पाया तो WBC को ही डाउन कर देगा। WBC डाउन कर दिया तो फिर तब उसका राजकाज हो जाएगा। बोला ना भी, जस्ट साम्राज्य स्थापित हो जाए, पूरे बॉडी की एनर्जी वो लेने लगेगा। धीरे धीरे हमारी बॉडी कमजोर हो जाएगी। तो आपको TB होता तो यही तो होता है भाई। TB में देखते हैं आप कितना वीक हो जाते हैं, आप चल फिर नहीं पाते। और मेनली ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो लंग्स पे पड़ता है, खांसी बहुत आती है। TB के मरीजों को खांसी बहुत आती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को लंग्स में रहना ज़्यादा पसंद है। हर बैक्टीरिया का अपना पसंदीदा क्या है? अपना एक पसंदीदा एरिया है। जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया, टाइफाइड में कौन सा बैक्टीरिया होता है? सॉल्मोनेला टाइफी। सॉल्मोनेला टाइफी कहाँ रहता है? पेट में रहना पसंद करता है, समझ में आ रहा है? ज़्यादातर वो आंत के अंदर रहना पसंद करता है और बुखार पैदा करता है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? तो बैक्टीरिया जाएगा, यही करेगा भाई, वो फाइट करेगा WBC से। WBC यदि हराने में कामयाब तो ठीक, अगर WBC नहीं हरा पाया तो गेम ओवर आपका, ठीक है। अब मेनली इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटिक सेल। खा रहा है ना ये बैक्टीरिया को, है ना। तो इसको लोग इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? भक्षण कोशिका। क्या बोलते हैं? भक्षण कोशिका। और खा लेता है तो इसका मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्रोटेक्ट कर रहा है यानी हमारे बॉडी के अंदर ही क्या है? आर्मी की तरह काम कर रहा है। इसको मैंने आर्मी सेल भी बोला था, आर्मी सेल बोला था। इसके अलावा मैंने बॉडीगार्ड भी बोला था। बॉडीगार्ड ये हमारी क्या बोलते हैं? बाकी सेल्स को बॉडी मतलब गार्ड करता है, यानी हमारे बॉडी को गार्ड कर रहा है। सीधा समझो, हमारे बॉडी को गार्ड कर रहा है। और कहाँ पे? अंदर कर रहा है। सेल छोड़ो, हमारे बॉडी को ही गार्ड कर रहा है, पूरे बॉडी को बचा रहा है, नहीं बता रहा है, सुरक्षित कर रहा है। इसके अलावा इसको और नाम दिया जा सकता है, बिल्कुल इसको और नाम देंगे फाइटर सेल। लड़ने वाला सेल है ये, है ना, फाइटर सेल। अब जितनी तारीफ करो कम ही है ना। जितना इस संबंधित तुम वर्ड बना सकते हो बना लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ या ना? तो आई होप कहानी समझ में आ गई कि WBC करने वाला क्या है। तो WBC मारने के लिए काम करता है। मेनली हमारे बॉडी के अंदर ये फंक्शनाइज करता है उन चीज़ों को जहाँ से हमारी बॉडी और वीक ना हो, यानी हमारी बॉडी को वीक होने से बचाता है, खतरों से बचा रहा होता है हमारी बॉडी को। क्लियर है? अब ये ऐसे अकेले काम नहीं होता है। एक्चुअल में WBC भी 5 कंपोनेंट के अंदर डिवाइडेड होता है। इनके 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमने कल देखे थे, जैसा नो तो देखा जाए, यानी उसी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर का बोर्ड क्लियर करता हूँ, इधर भी क्लियर करता हूँ, ताकि एकदम जगह मिल जाए, फ्री स्पेस मिल जाए, और उसके बाद धन से ख़त्म कर दें, ठीक है। तो 1 सेकंड के लिए मैं पॉज लूँगा, फिर वीडियो पूरा बोर्ड पहले साफ करूँगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग WBC के कंपोनेंट को।
तो मेनली WBC जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि WBC एक पार्टिकल है ना, लेकिन इसके अंदर के जो कंपोनेंट है या पार्ट है, ध्यान से देखेंगे भैया कि WBC के जो पार्टिकल हैं वो सबके सब पार्टिकल फॉर्म में नहीं रहते। कुछ ऐसे होते हैं जो कण के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, कुछ कण के फॉर्म में नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, तो इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है ना, और एक होंगे एग्रैन्युलोसाइट्स। तो एग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर कौन से आते हैं, मेनली ग्रैन्युलोसाइट मतलब पार्टिकल वाले, मतलब उनके पास है कण के जैसा फॉर्मेट है, और एग्रैन्युलोसाइट मतलब अकणिका में, या सीधा बोला जाए तो बिना पार्टिकल वाले, इनका शेप पार्टिकल के जैसा नहीं होगा। देखो पार्टिकल जब मैं बोलूँगा तो फिक्स कहानी जो होगी थोड़ी सी रिजिड होगी, थोड़ा सा हार्डनेस नजर आएगा। इसमें हार्डनेस थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि पार्टिकल के फॉर्म में नहीं है। अब इसमें 3 लोग आते हैं, कितने लोग, 3 लोग, कौन कौन है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स, ठीक है, एसिनोफिल्स। ऐसे ही ग्रैन्युलोसाइट वाले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट। मेनली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मोनोसाइट होता है वो सबसे बड़ा क्या है, WBC का पार्टिकल है, सबसे बड़ा WBC है, और लिम्फोसाइट सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है, क्लियर। सबसे ज़्यादा मात्रा अगर पूछ दे, सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो किसकी होती है, न्यूट्रोफिल की, सबसे ज़्यादा मात्रा, लगभग 60 से 65% तक क्या पाया था पूरे WBC में, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा, ठीक है। मैं मात्रा पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम क्या होता है, बेसोफिल, सबसे कम क्या होगा, बेसोफिल, क्लियर है, क्या मेरी बात समझे। ये बेसिक बातें हैं कि WBC को 2 पार्ट में रखा गया है, ये दोनों पार्ट है। अब आते हैं कहाँ पे, आते हैं काम पे, कि इन सब का काम क्या है। मेनली न्यूट्रोफिल का काम क्या है, बेसोफिल का काम क्या है, एसिनोफिल का काम क्या है, लिम्फोसाइट का काम क्या है, और मोनोसाइट का। तो ये 5 मिनट का काम है, देख लेते हैं हम इसको, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे इधर, ठीक है। वो चीज़ें बार बार आपको मिलती रहेंगी, ये बार बार नहीं मिलेंगे, दिक्कत होगी थोड़ा सा, समझ रहे ना, ध्यान देंगे इधर। मेनली मैं इस साइड आ रहा हूँ, इधर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम किसको लेंगे, न्यूट्रोफिल को। अब न्यूट्रोफिल क्या करता है, तो न्यूट्रोफिल ही क्या करता है भैया, खाने का काम कर रहा होता है। मेनली यही है फैगोसाइटिक सेल। न्यूट्रोफिल का काम क्या है, न्यूट्रोफिल का काम है कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करना, कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करना। देखना ध्यान से, मैंने बोला कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करना, ना कि ये ध्यान देना, ना कि ऐसा करना कि कुछ उल्टा सीधा। देखो एक काम करते हैं, लिम्फोसाइट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बेटर है। लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट को हम नाम देते हैं ना मेमोरी सेल, उसको अभी बाद में देखेंगे। ये क्या है, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल मतलब इस सेल को याद बहुत रहता है। ये एक ऐसा सेल है जिसका काम क्या है, याद रखना। मैं यहाँ से क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से चलूँगा तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज मैं इधर से आऊँगा तो फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो लिम्फोसाइट क्या होता है, मेमोरी सेल इसको बोलते हैं। इसका काम क्या है, मेनली WBC का काम क्या है कि कोई बाहर से आए उसको मारना है, हाँ या ना, ठीक है। अब मेनली ध्यान से समझना, लिम्फोसाइट क्या करता है, तो इसका काम है याद रखना। क्या याद रखना, इसका काम है याद रखना। क्या याद रखना, काम है याद रखना। क्या याद रखना, कोई फॉरेन बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया तो वो बैक्टीरिया कैसा है, कैसा दिख रहा है, उसके शेप को, उसके साइज को, उसकी क्वालिटी को, उसके अटैकिंग पावर को, सब कुछ कौन याद रख लेता है, लिम्फोसाइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं। मैंने बोला लिम्फोसाइट का काम है याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना, कि कोई भी बॉडी आ रही है फॉरेन बॉडी में, नया कोई भी सेल आ रहा है तो सेल को आइडेंटिफाई करना, उसके रंग रूप पहचान काम क्रिया सब कुछ समझ लेना, समझ में आ रहा है। और अगर वो हमको नुकसानदेह लग रहा है तो किस तक ये सूचना पहुंचा देना, मोनोसाइट तक। समझ में आया व्हाट आई वांट टू से।
मेमोरी सेल है भैया, ये एंटीबॉडी का काम करता है, एंटीबॉडी निर्माण करने का काम करता है। एंटीबॉडी मतलब सिंपल समझो, मेमोरी सेल है। लिम्फोसाइट का काम है रिमेंबर करना, चीज़ों को याद रखना। जैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस गया, तो वो वायरस पहली बार गया होगा, उस वायरस को अच्छे से किसने पहचान लिया होगा? लिम्फोसाइट। आई बात समझ में? लिम्फोसाइट ने देख लिया होगा कि जब ये पहली बार आता है तो बॉडी को किस तरीके से हार्म पहुंचा रहा है। दैट मीन्स अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट, मतलब हमारे सेल को मारना स्टार्ट करेगा। लिम्फोसाइट सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, कैसे ये मार रहा है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, इसका शेप कैसे है, सब कुछ देख लिया। और ये भी देख लेगा कि इसको मारना कैसे है। देखो लिम्फोसाइट ऐसे एक काम करता है, कोई बाहर से आया तो गेट खोलेगा, खूब अच्छे से निगरानी कर रखेगा। वॉचमैन है ये, क्या है ये? वॉचमैन है। और तुरंत अपने मालिक को सूचना देगा, मालिक कौन बाहर से आ गया है। मालिक कौन है? मोनोसाइट। मालिक देखेगा कि अगर ये सही व्यक्ति नहीं है तो इसको मार देते हैं। तो मोनोसाइट का काम क्या है? मार देना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लिम्फोसाइट का काम क्या है? इन्फॉर्म करना। ठीक, अब ऐसे फील करो, लिम्फोसाइट इज अ वॉचमैन, मोनोसाइट इज द ऑनर। अब लिम्फोसाइट देख रहा है कि कोई फॉरेन बैक्टीरिया आया है, अब आ तो गया है, घर में घुस तो गया है, मतलब आ गया, गेट नहीं है जनरली। वॉचमैन देख रहा है कि अंदर कोई जा रहा है, तो अब जो वॉचमैन होगा खूब अच्छे से ऑब्जर्व करेगा कि ये कैसा दिख रहा है, कैसे चलेगा। अब ये अंदर गया अंदर, तो ऑनर से लड़ाई हो रही है। ऑनर से क्या हो रही है? लड़ाई, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो ये लिम्फोसाइट एक काम करेगा, फिर से वहाँ पे बैठ के देख रहा होगा कि ये लड़ाई कैसे कर रहा है, ये मार कैसे रहा है। ठीक है, अगर सपोज कर लो पहली बार गया है, अगर ऑनर कमज़ोर पड़ गया, दैट मीन्स जो मालिक है घर का वो कमज़ोर हो गया, तो वो जो बैक्टीरिया बाहर से है मार देगा मालिक को। तो मालिक को मारा गया है, कैसे मारा इसने, ये सब कुछ कौन याद रख लेगा? लिम्फोसाइट। चलो ठीक है, उस दिन तो झगड़ा खत्म। अब अगले बार फिर अगर ये आया तो लिम्फोसाइट को पता रहेगा कौन आया है। लिम्फोसाइट तुरंत मालिक को अपने बताएगा कि देखिए मालिक ये है, और मालिक को ये भी बता देगा कि इसको मारना कैसे, क्योंकि इसने पिछली बार आपको ऐसे मारा था। ये काम करता है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो लिम्फोसाइट का काम ही क्या है? याद रखना चीज़ों को, और याद रख के उस अनुसार काम करना। तो एंटीबॉडी बना रहा होता है। एंटीबॉडी मतलब कि मान लो इससे हमको लड़ना कैसे है, उसके लिए कहानी तैयार करेगा। मालिक को अपने पहले से उलझा के रखेगा, समझाएगा कि देखिए मालिक अगर वो आएगा तो उसका मारने का तरीका ऐसे है, तो आपको क्या करना है? ऐसे मारना है। समझ में आ रहा है? मारेगा कौन? मालिक ही मारेगा, वॉचमैन नहीं मारेगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। मोनोसाइट का काम सिंपल, उठना है, खड़े होना है, बस जाकर मार देना है। मार दिए तो ठीक, नहीं मारे गए, ऐसा नहीं मार पाए, मार खा जाएंगे। क्लियर है? लिम्फोसाइट याद रखेगा, मतलब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसा उसका एक्टिविटी है, और मोनोसाइट उसको मार देगा। और जब मोनोसाइट मार देगा तो न्यूट्रोफिल खा लेगा, खत्म, गेम ओवर। ऐसे ही चलता है कहानी। ठीक है, लिम्फोसाइट याद रखेगा, कोई भी आ रहा है जा रहा है कैसे। फिर अगर हमारे लिए हार्मफुल है तो मोनोसाइट उसको मार देगा, फिर न्यूट्रोफिल उसको खा लेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान से और समझो, जैसे आप लोग ध्यान से समझेंगे तो मेनली लिम्फोसाइट को अगर याद रहेगा तभी चीज़ें काम चलेंगी। मतलब कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी को तभी मार सकता है जब लिम्फोसाइट हमारा कमजोर रहेगा। लिम्फोसाइट में भी देखो दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट नहीं नजर आ रहा होगा, बस इतना याद रख लो। दोनों नहीं आ रहा है, बस बी और टी याद रख सकते हैं। तो बी और टी दो टाइप के होते हैं, समझ में आ रहा है? बी और टी ये दोनों ही एक ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम करते हैं। अलग अलग कंडीशन मतलब मेनली ध्यान से समझो, टी और बी दोनों का काम यही है कि मेमोरी को अपने तेज करना, बूस्ट करना। लेकिन ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और वायरस के लिए अलग अलग एक्टिव होते हैं। टी किसी और बैक्टीरिया के लिए होगा, वायरस के लिए होगा, बी किसी और के लिए। ऐसे अभी फिलहाल में समझ लो। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कोरोना वायरस आया था तो उस दौरान आपको वैक्सीनेशन किया गया था, वैक्सीन लगवाया गया था, तो वैक्सीन में था क्या जानते क्या? वैक्सीनेशन का मतलब पहले समझ लो। कई लोगों के मन में यही नहीं पता है, मतलब कई लोगों के मन में ये चलता है कि वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है, इंजेक्शन होता है ना, दवाई होता है। एक्चुअल में वैक्सीनेशन में जानते हो क्या होता है? मरा हुआ जीवाणु,
मरा हुआ जीवाणु समझ पा रहे हैं ना, जीवाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे लिख लो, मरा हुआ सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थोड़ा समझना ध्यान से। अब समझो, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैक्सीनेशन मतलब डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको बॉडी के अंदर डाल देना। बॉडी मतलब कहाँ जाएगा, ब्लड में कौन है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में कौन है, लिम्फोसाइट, समझना ध्यान से। अब वो मरा हुआ बैक्टीरिया भले ही मरा हुआ लेकिन पहुंचा ना, तो लिम्फोसाइट तुरंत देख लेगा, अरे ये कौन आ गया, ये तो नया है, आया समझे। अब जो ही देखा तुरंत अपनी दूरबीन लगा के तुरंत बढ़िया से चेक कर रहा होगा कि आखिर इसका शेप कैसा है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया। और आइडेंटिफाई करने के लिए भले वो मरा हुआ है इन सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका भी ढूंढ लिया कि अब इसको मारना कैसे है, समझ आ रहा है। लिम्फोसाइट जाएगा मतलब तुरंत देख लिया कि फॉरेन बॉडी आ गई, सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया, मोनोसाइट से बोल दिया, मोनोसाइट जाके मारेगा, मोनोसाइट मरा हुआ है, इसको क्या मारा जाए, डायरेक्ट मार देगा, थोड़ा सा ही मारेगा तो लग जाएगा हाँ ये तो मरा हुआ है, छोड़ देगा, कहानी खत्म, फिर न्यूट्रोफिल इसको खत्म कर देगा। लेकिन लिम्फोसाइट को याद रख गया ना कि एक बैक्टीरिया आया था, ये वायरस आया था ना, वायरस और बैक्टीरिया, उसका रंग रूप ऐसा था, क्लियर है। लिम्फोसाइट ने याद कर रखा है, मारना कैसे ये सब याद रख लिया है। अब अगली बार संज्ञानका वाला आएगा। पहले वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीनेशन में मरा हुआ डाला गया, तो बॉडी को याद तो हो गया ना कि कैसे दिखता है, कैसे काम करना है, तो उस अनुसार लिम्फोसाइट एंटीबॉडी उसकी बना लेती है। वैक्सीनेशन से क्या होता है, एंटीबॉडी तैयार होती है। लोग बताते हैं कि इससे क्या पैदा हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, क्या बन जाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जिसकी मदद से क्या होगा, लड़ा जाएगा। और एंटीबॉडी कुछ और नहीं है, लड़ने का तरीका है। एंटीबॉडी इज अ लड़ने का तरीका, ठीक है ना। यहाँ से किसका निर्माण होगा, फॉर्म होगा एंटीबॉडी, हमेशा याद रखेंगे, एंटीबॉडीज पैदा होंगी। और एंटीबॉडीज मतलब लड़ने का तरीका, बस इतना याद रखो। यानी लिम्फोसाइट को ये पता चल जाएगा कि लड़ा कैसे जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, फिर से बोलो। बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन किया, मरे हुए जीव को डाल दिया, ये मरा हुआ जब बॉडी के अंदर गया तो फिर क्या हुआ, जो लिम्फोसाइट है उसने अच्छे से देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया और समझ लिया कि इसको मारना कैसे। मारने के लिए इसने फिर किसका निर्माण किया, एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी आएगा और उस एंटीबॉडी को दे दिया जाएगा मोनोसाइट को, मोनोसाइट तब मार लेगा, समझ आ रहा है। तो मोनोसाइट लिम्फोसाइट के अनुसार काम कर रहा है ना, लिम्फोसाइट तो ऑब्जर्व करके बता रहा होगा कैसे मारना है। तो कभी भी वैक्सीनेशन होगा तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी आ गई है। अब संज्ञानका वाला जब कोरोना जाएगा तो हमारे पास लड़ने का तरीका पहले से है, आया समझ में। अब संज्ञानका वाला कोरोना जाएगा तो मोनोसाइट हमारा मार देगा। अदरवाइज हमने वैक्सीनेशन नहीं लिया और कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला गया, समझ में आ रहा है। तो पहली बार गया, कोरोना वायरस अपने आप में खतरनाक था, तो लिम्फोसाइट भले ही देख रहा है, भले ही ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो उसके लिए एंटीबॉडी नहीं तैयार कर सकता क्योंकि वो नया है। अब ये बताओ, अमेरिका से कोई बंदा आ रहा है या कहीं, सपोज कर लो तुम अपने गांव से, मतलब अपने गांव में कोई भी व्यक्ति है, तुमको पता है कि व्यक्ति की क्या खासियत है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हाँ या ना, क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, ये सब पता है। लेकिन सपोज कर लो अगर तुम्हारी लड़ाई किसी दूसरे गांव के लड़के से हो गई, अब वहां पे क्या होगा, नहीं ना पता है। तो जिससे मिल, क्यों गांव वालों से पता है, बिकॉज तुम गांव वालों से मिलते हो, उन बच्चों से मिल रहे हो, इसलिए तुमको पता है। लेकिन दूसरे गांव के बच्चे से जब मिलोगे तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स नहीं हो पाएगा, हो सकता है वो तुमको मार के चला जाए, हाँ ना, झगड़ा हुआ, हो सकता है वो मार के चला जाए, ऐसा सिचुएशन बन सकता है ना भाई। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो कैसे मारता है। हाँ, एक बार जब झगड़ा हो गया उससे, आपने मार खा लिया, तो अगली बार फिर जब मारपीट होगा तो आपके पास तरीका रहेगा उसको मारने का। ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार वही मार के चला जाएगा, समझ आया। यही सेम कहानी यहाँ पे हो रही है। लिम्फोसाइट तरीका बनाता है किसी को भी मारने का। आई होप क्लियर हो गया होगा, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मोनोसाइट क्या करेगा, उसको मारेगा। लिम्फोसाइट तरीका बनाएगा, मोनोसाइट मार देगा, और न्यूट्रोफिल खा लेगा, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल एक्चुअल में फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस यानी किसी भी बैक्टीरिया को खाता है, किसी भी वायरस को खाता है। तो न्यूट्रोफिल को मैं लिख दूं, ये क्या है, ये है फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल, जैसे WBC एक बार में काम नहीं करता है, समझ आया ना कैसे काम कर रहा है। तो ये मारने का काम करेगा, सॉरी ये याद करने का काम करेगा। अब लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये मारने का काम करेगा, मारने का काम करेगा, ठीक है। और ये मेमोरी सेल है, ये क्या करता है, याद रखता है और उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज। वैक्सीनेशन से समझ में आया मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन। मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी मरा हुआ कोई भी वायरस डाल दो या बैक्टीरिया, जो मान लेते हैं कि वो बीमारी फैला रहा है। जैसे पोलियो का आपको इंजेक्शन लगता था, हाँ या ना। तो पोलियो क्या है, एक वायरस है
पोलियो क्या है, पोलियो किससे होता है, एक वायरस से होता है। तो उस वायरस का मरा हुआ बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता था, मरा हुआ वायरस आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता था, और कई सालों तक लगता था ताकि आपकी बॉडी एकदम रेगुलर बेसिस पे रिकवर हो जाए। वैक्सीनेशन में एक बार नहीं होता है, कई बार होते हैं, कम से कम आपकी बॉडी को कई बार ये दिया जाता है, वैक्सीनेशन कराया जाता है। पोलियो का इंजेक्शन कई बार लगता है ना, जिससे आपकी बॉडी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। मान लो पहली बार गया तो ठीक है, पता है मरा हुआ है, फिर भी तरीका ढूंढ लिया गया, अगली बार आएगा तो फिर और स्ट्रांग हो जाएंगे, इसको तो हम जानते हैं, ऐसे समझे कैसे मारेगा, हम और अच्छे से तैयार रहेंगे। मतलब तुम्हारी लड़ाई केवल एक जन से हो रही है, बार बार हो रही है, तो तुमको पता है ना उसको मारना कैसे है, हाँ ना। एक बार तुम पहली बार हो सकता है मार खा जाओ, लेकिन जब दूसरी बार होगा कहानी, तो अगर फिर भी तुम अपने आप को फिर लोला की तरह कमजोर रखोगे तो मार खा ही जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को स्ट्रेंथ दे दो, अगर तुमने तैयारी कर ली फिर उसको मार दोगे, अगली बार फिर मिलेगा इसको तो हम मारे हैं एक बार, आयो समझ में, तो फिर मारना तब और आसान हो गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, वही सेम कहानी है। तो वैक्सीनेशन कई बार होता है, पोलियो का वैक्सीनेशन किया जाता है, दैट मींस पोलियो का वायरस जो है बार बार आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी उसके लिए खूब हार्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पाए। हार्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा, अगर संयनका वाला आ भी गया ना तो गेम ओवर। इसीलिए देख पाते हो कि आज की डेट में पोलियो की बीमारी बहुत कम लोगों को हो रही है, बहुत ही कम, नहीं तो पिछले ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग पोलियो के शिकार होते थे। ठीक है, वैक्सीनेशन मतलब समझ में आ गया ना। कई बार करने से क्या फ़ायदा है, हमारी बॉडी और अच्छे से उसको क्या कर सकती है, डील कर सकती है, और मजबूत हो जाएगी बॉडी हमारी उसको लेके। तो फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं, ये क्या करता है, खाने का काम करता है, खाने का काम करता है। और इनके लिए देख लीजिएगा कौन है ये लोग, बेसोफिल और एसिनोफिल, इनका काम देखिएगा। इन दोनों का मैं यहीं पे कम लिख दे रहा हूँ। इनका काम है एलर्जी, ये एलर्जी वाले हैं। आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी पैदा होती है, बताइएगा आपको एलर्जी होती है, बहुत सारी चीज़ों से आपको क्या है, एलर्जी है। मेनली एलर्जी का मतलब क्या होता है बता सकते हैं, आपकी बॉडी ना किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके रिएक्ट बहुत खतरनाक कर रही होती है, यानी कुछ उल्टा रिएक्शन दिखा रही होती है। ऐसा नो कई लोगों को, मान लीजिए आप लोग दवाइयाँ खाते हैं तो कई लोग को बताया जाता है कि इससे क्या हो सकती है, आपको एलर्जी। तो एलर्जी मतलब चुनचुनाहट होने लगती है, रेड है कि नहीं है, चुनचुनाहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, ये सब सिम्टम है। अच्छा ये भी छोड़ो, ये एलर्जी कहाँ है, एलर्जी यहाँ से हम लेके आते हैं। कई लोगों को धूल के कणों से क्या है, एलर्जी है, कि धूल के कण जाएंगे एलर्जी, बहुत ज़्यादा छींक आने लगेगी, ऐसा नो, ये धूल से उनको क्या है, एलर्जी है। आई बात समझ में। अब ये एलर्जी क्या है, मतलब मेनली ये होता है कि कोई ऐसा पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर चला गया है, कोई ऐसा कंपोनेंट चला गया जिससे बॉडी के फंक्शन में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, यानी वो हमारे बॉडी के फंक्शन को प्रॉपर चलने से रोक रहा है, उसको एलर्जी बोलेंगे। तब वहाँ से क्या होगा, एलर्जी उत्पन्न होगी। ये एलर्जी उत्पन्न कहाँ से होती है, इसको जान लो। ये एलर्जी उत्पन्न कराता है बेसोफिल और एसिनोफिल। ये एक्चुअल में जानते हैं क्या करते हैं, ये एक्चुअल में क्या करते हैं, मेनली ध्यान से समझिएगा। ये अपने बॉडी से, मतलब ये अपने पास से एक केमिकल का सीक्रेशन करते हैं जिसको हिस्टामिन केमिकल बोलते हैं। कौन सा केमिकल, हिस्टामिन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इनके बारे में। दूसरे नंबर पे है बेसोफिल, मैं एक ही साल डील कर रहा हूँ, बेसोफिल और एसिनोफिल। एसिनोफिल ध्यान देंगे, तो बेसोफिल और एसिनोफिल ये क्या करते हैं, ये हिस्टामिन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। और हिस्टामिन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और यही जो प्रोड्यूस हुआ है केमिकल, ये जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ है ना, यही बॉडी को एलर्जी, इसी से बॉडी के अंदर एलर्जी प्रोड्यूस होती है। नहीं समझे, नहीं, जैसे आपने कोई चीज़ खाई, वो आपके बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्बेंस, मतलब उस बॉडी क्या बोलते हैं, वो जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रही है, डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। तो फिर ये जो बेसोफिल है और एसिनोफिल, उन्होंने देखा रही यार ये आया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, समस्या क्रिएट हो रही है। तो उस समस्या को खत्म करने के लिए वो हिस्टामिन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और हिस्टामिन केमिकल जब भी प्रोड्यूस होगा तो खुजली स्टार्ट हो जाएगी, बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी, अलग अलग तरीके के रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों करती है ये, ताकि क्या हो सके, जो आया हुआ है कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के अंदर समस्या क्रिएट कर रहा है, उस समस्या को खत्म किया जा सके। समझ में आ रहा है। तो हिस्टामिन केमिकल जाके समस्या खत्म करता है, लेकिन जब वो समस्या खत्म करता है तो हमारी बॉडी को रियलाइज हो रहा है यार ये क्या हो रहा है, खुजली हो रही है, कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना। तो हिस्टामिन केमिकल रिलीज हो रहा है, इसलिए हमको क्या नजर आता है, अलग अलग सिम्टम नजर आता है, दैट मीन्स एलर्जी होती है। जो क्या होता है, एलर्जी का कारण बनता है। ठीक है,
एलर्जी का कारण बनता है। अब मेनली आप मार्केट में जाओगे, एलर्जी होती जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है किसी चीज़ को लेके, तो मेनली क्या लेते हो आप? एबिल लेते हो। क्या लेते हो? एबिल। एबिल लेते हो। एबिल क्या करता है? एबिल यही करता है कि जो हिस्टामिन केमिकल है उसको रोक देता है। जब ये नहीं प्रोड्यूस होगा तो एलर्जी नहीं बनेगी, समझे? तो एबिल क्या कर रहा था? ये बस यही कर रहा होता है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अरे हाँ ना बोल दो, ठीक है, क्लियर है? तो WBC का जो काम है एक्चुअल में ये 5 लोग मिल के कर रहे हैं, है ना। हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट अकेले WBC एक सेल नहीं कर पा रहा है, 5 सेल हैं, ये 5 सेल मिल के कर रहे हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या कर रहा है? पहचान रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। मोनोसाइट क्या कर रहा है? मार रहा है। फिर न्यूट्रोफिल क्या कर रहा है? खा रहा है। और बेसोफिल और एसिनोफिल एलर्जी से बचा रहे हैं बॉडी को, ठीक है। और ध्यान देना, ये एक और काम करते हैं, मतलब सॉरी, ये जो एसिनोफिल और बेसोफिल हैं यही हेपेरिन नाम का हार्मोन भी रिलीज करते हैं। हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन जो एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी को क्लॉटिंग से, मतलब ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, तो उससे रोक के रखता है, यानी रक्त का जो जमा होता है उससे रोक के रखता है। चलो इसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे अच्छे से कराऊंगा। जैसे मैं आपको एक बात समझाऊँ, ये आपसे मेरा एक प्रश्न रहेगा। जैसे सपोज कर लीजिए हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कोई भी कटपिट हो गया तो खून बाहर आने लगता है, लेकिन हम ऐसे भी छोड़ दें तो कुछ देर बाद जम जाता है ना, यानी जो ही बाहर आता है तो जम जाता है। अंदर ऐसा क्या होता है कि वो नहीं जमता है? ऐसा भी तो नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। मान लो हम ऐसे कमरे के अंदर हैं जहाँ पे उतना ही टेम्परेचर जितना बॉडी के अंदर है टेम्परेचर। अब मैंने अपना हाथ काट लिया, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? खून रुक जाएगा। लेकिन अंदर ऐसा क्या होता है कि खून चलते रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये 2 प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न कि ऐसा क्या होता है कि खून ऊपर आने पे रुक जाता है, और ऐसा क्यों होता है कि खून अंदर चल रहा होता है? हाँ, तो ऑक्सीजन अंदर भी है और बाहर भी है। नहीं, आप ऐसे सटीक नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे आप लोग जो पकड़ पा रहे हैं ऐसे बताइए। अगर इस कंडीशन को आप पकड़ेंगे तो ये बताइए कहाँ नहीं है। अच्छा ये बताओ, हम एक बात बोल रहे हैं, तो हवा लगता है, तो ये बताओ हवा में क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट तो हमारे ब्लड को चाहिए नहीं। हमारा ब्लड मेनली क्या है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन तो अंदर भी है ना, तो ऑक्सीजन केवल बाहर थोड़ी ना है, ऑक्सीजन तो अंदर भी है। बात तो वही चल रही है, अगर काट भी दोगे तो ऑक्सीजन अंदर भी है बाहर भी है, तो ऐसा हुआ क्या? हाँ, अच्छा हार्ट की वजह से, ठीक है, चलिए ठीक है, आप प्रयास करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अब जल्दीबाजी में कभी गलत आंसर दीजिए, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर काम करिए। आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हम तत्कालिक दे देते हैं जिससे हम छूट जाएंगे, बच जाएंगे। बचना इसे नहीं कहते, इसे बर्बाद होना कहते हैं। आप गलत आंसर देंगे तो उससे बेटर है आप थोड़ा रुक के सोच के समझ के चीज़ों को सही आंसर दीजिए। और नहीं मिल रहा है तो पेशेंस रख के फिर उसको प्राप्त करिए, तब चीज़ें सही होंगी, ठीक है। आई होप ये पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हैं? अब मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, 2 नहीं 3 बातें पढ़ा चुका हूँ। 3 बातें क्या क्या पढ़ा चुका? हीमोग्लोबिन के बारे में बता चुका हूँ, RBC बता चुका, WBC बता चुका, ये सब बातें बता चुका। प्लेटलेट्स आगे जाके देखा जाएगा, और प्लेटलेट्स आपको उसकी संख्या बता दी गई है। क्या होता है? कितना होता है? 2 से 2.5 लाख होता है। अब ये सब आप लोगों को मैंने बताया है कि मेनली ब्लड के बारे में अगर आपको जानना है तो ब्लड के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हेमेटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये सर नो, पहली चीज़ तो यही है कि हेमेटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। हेमेटोलॉजी में आपको ब्लड के बारे में जानकारी मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम ब्लड के अंदर के सभी कंपोनेंट को यदि क्या करें, गिनने, तो गिनने के लिए मतलब गिनेंगे तो कौन सा टेस्ट करवाते हैं, मतलब उनकी जानकारी लेने के लिए कि कौन सा क्या क्या है कंपोनेंट, मतलब कितना कितना है, तो हम लोग क्या टेस्ट कराते हैं? CBC टेस्ट, हाँ या ना, ये बताया हूँ मैं। और तीसरी बात ये भी मैं बताया कि अगर फीवर है तो फीवर को जांच कराने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट, ऐसा नो, जिससे टाइफाइड का पता चलता है। तो अब तो हमको सभी चीज़ें पता ही है ना, संख्या भी पता है लगभग। मैं चाहूँगा कि आपको मैं एक CBC रिपोर्ट दिखाऊँ जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ जितना मैंने बताया है। क्लियर है? तो मैं आपके सामने एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जिससे अभी तक की कहानी आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर नजर आए। ओके, चलिए देखिए, ये हालिया में
एक छोटे से बच्चे थे उनका है। आप ऊपर के नाम पे मत जाइएगा, मैं थोड़ा सा इसको मोड़ देता हूँ, मेनली यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये भी हटाइए अभी फ़िलहाल में, जो समझाना है ये देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, हीमेटोलॉजी रिपोर्ट, हेमेटोलॉजी रिपोर्ट, क्लियर है। क्या है ये, ब्लड की रिपोर्ट है। हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड के बारे में जानना, और ये ब्लड रिपोर्ट है। कंप्लीट ब्लड काउंट CBC। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे ऊपर क्या लिखा गया है, हीमोग्लोबिन। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, मैं जितना पढ़ाया हूँ उतने में आपको ज़्यादा ऑब्जर्व कराने का प्रयास करूँगा। हाँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी तो मान लीजिए वो थोड़ा सा मैं नहीं बता सकता अभी, ठीक है ना। मान जो चीज़ें पढ़ाया हूँ या जो चीज़ें आप समझ सकते हैं तुरंत तत्काल, वो चीज़ें मैं बता सकता हूँ। जो चीज़ें मैं नहीं पढ़ाया हूँ उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट में ऐसी भी चीज़ें आएंगी जो आप नहीं पढ़े होंगे, परेशान नहीं होइएगा। जो पढ़े हैं पहले उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कितना है भाई, ध्यान से देखेंगे। हीमोग्लोबिन पहले रिपोर्ट देखते कैसे, कोई भी रिपोर्ट आप समझ सकते हो, ठीक है ना, अगर उसके कंपोनेंट को जानते हो। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे लिखा है 6.9 ग्राम पर डेसीलीटर, 6.9 ग्राम पर डेसीलीटर। अब देखना ध्यान से, इतना है बेचारे में, और यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू दी गई है। रेफरेंस वैल्यू इतना होना चाहिए। जैसे देखो मेल के अंदर कितना होना चाहिए, 14 से 18। मैंने कितना लिखवाया, 13 से 17। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, हर पैथोलॉजी देखिए यहाँ पे जो लिखा गया ना, दूसरे पैथोलॉजी से करवाएंगे तो वो थोड़ा सा और देगा, अलग देगा, मतलब वहाँ पे कुछ और देगा। ये चीज़ें जो वेरी होती रहती हैं, ये चीज़ें फिक्स नहीं है, क्योंकि सबके बॉडी के अंदर हमको आज तक ऐसा मिला नहीं कि किसी का इतना है, किसी का इतना है, किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है। तो एवरेज डाटा डाल दिया गया है 12 से 18। ऐसे ही फीमेल के अंदर मैंने 13 से 15 लिखवाया था, यहाँ पे 12 से 16 लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही डाटा है ना लगभग, ठीक है कितना यहाँ पे 6.9 ग्राम पर डेसीलीटर। और ध्यान से देखेंगे इसको हाईलाइट कर दिया गया है। हाईलाइट करने का मतलब क्या है कि ये कम है ना, कम से कम ये अगर किसी बच्चे का है तो 14 से 18 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन कितना है 6.9 ग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब क्या है, ये बहुत कम है, लगभग 7 ही है ना, तो आधा है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, कम। इस बच्चे के पास वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया। अब आता है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। देखो इसने कहीं WBC लिखा है, इसने WBC के जगह पे क्या लिख दिया है, ल्यूकोसाइट। अब ये बताओ ल्यूकोसाइट समझ पा रहे हो, बिल्कुल, ल्यूकोसाइट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ WBC, ये लिखवाया हूँ मैं। अब WBC कितना है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 11,100, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूबिक पर mm ऐसे डाल दिया गया, क्यूबिक पर mm। तो अभी फिलहाल में ये क्यूबिक पर mm तो ये क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे ग्राम पर डेसीलीटर था, मैंने लिखवाया था ग्राम पर डेसीलीटर, वैसे यहाँ पे 11,000 है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम बताया गया है मेनली। तो 11,100 होना कितना चाहिए, 4,000 से 11,000। मैंने WBC की मात्रा कितनी लिखवाई है, 8,000 से 10,000 के बीच में डाली है ना, मेनली वही क्वांटिटी है ना, 8,000 से 10,000 मतलब यही होना चाहिए, है ना। उससे कम भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन फिलहाल में क्या है कि यहाँ पे भी वही क्वांटिटी लगभग लिखी गई है। देखिए रेफरेंस वैल्यू मैं पुनः बता दूं, हर पैथोलॉजी की अलग अलग होती है, वो अपने अपने अनुसार रखते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़िएगा। अब लिखा है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी जो डिफरेंट अलग अलग जो है ल्यूकोसाइट उनको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फ्स लिखा गया है, ये मैंने नहीं बताया है, पॉलीमॉर्फ्स आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा गया है, लिम्फोसाइट दिया गया है। लिम्फोसाइट तो बताया हूँ ना अभी, लिम्फोसाइट कितना दिया गया, 55%। 55% होना कितना चाहिए, 20 से 40%, एक्स्ट्रा है, ठीक। मोनोसाइट कितना है, मोनोसाइट है 2% है, और होना कितना चाहिए, 2 से 10%। एसिनोफिल्स कितना है, 5%, 1 से 6 होना चाहिए। बेसोफिल कितना है, 0%, होना कितना चाहिए, 0 से लेके 1। और ध्यान से समझेंगे, अगर ध्यान से समझेंगे तो मैंने बताया भी था कि बेसोफिल सबसे कम होता है, हाँ या ना। तो देखो इसकी मात्रा भी दिखाया है, कितना % होना चाहिए। मैं थोड़ा और समझाऊं, बोलिए। मैं ध्यान से एक बार और बताना चाहता हूँ, टोटल कितना है WBC, इतना है, टोटल कितना है 11,100। इसमें ध्यान से देखो जितने पार्टिकल हैं, ये जितने पार्टिकल, ये सब के सब क्या है, इसके कंपोनेंट है। जैसे मैंने कितने कंपोनेंट लिखवाए हैं, 5। कौन कौन से, पहला बताइए, पहला न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसने उन्हीं को रखा हुआ है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 पॉलीमॉर्फ्स लिखा है, दैट मीन्स न्यूट्रोफिल ही है ना ये। और न्यूट्रोफिल मैंने बोला था सबसे ज्यादा होगा,
ये न्यूट्रोफिल की जगह पे पॉलीमॉर्फ। सब ध्यान से देखिएगा, ये बता रहा है कि 11,000 का 11,000 है ना, यानी 11,100 है, इसका 38% क्या है, न्यूट्रोफिल यानी पॉलीमॉर्फ्स है। होना कितना चाहिए, 40 से 75%। मैंने बताया था 60 से 65% तक होता है। यस और नो, याद रख रहे हैं आप मेरी बातों को, जो जो बताएं वही चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो 40 से 75% क्या होना चाहिए, न्यूट्रोफिल होना चाहिए। है कितना, 38%, कम है बिल्कुल। दूसरे नंबर पे लिम्फोसाइट देखेंगे। लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट कितना होना चाहिए, लिम्फोसाइट यहाँ पे बताया कि 20 से 40% होना चाहिए। होना चाहिए है कितना, 55%। ये सब नोट कर लेंगे आप खुद, ठीक है। वैसे ही मोनोसाइट कितना होना चाहिए, मोनोसाइट 2 से लेके 10% होना चाहिए। है कितना, 2%। एसिनोफिल ध्यान देंगे 5%। देखो ये किसका बता रहा है, इसी 11,100 का, कि 11,100 WBC में से इतना उसमें से न्यूट्रोफिल है, इतना लिम्फोसाइट है, इतना मोनोसाइट है, इतना एसिनोफिल है, इतना बेसोफिल है। क्लियर है, इसको खुद आप नोट करेंगे, ये रिपोर्ट को आप खुद नोट करेंगे ताकि आप चीज़ें जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे ऑब्जर्व कर पाए। अब आता है आरबीसी, कि आरबीसी कितना होना चाहिए, या आरबीसी है कितना। तो आरबीसी है 3.34 मिलियन पर ml, यानी पर ml के अंदर कितना है, 3,34,000। कितना है आरबीसी, 3,34,000। होना कितना चाहिए, 4 से 5.5। 4 से 5.5, मैंने कितना लिखवाया, 5 से 5.5। बात तो वही चल रही है ना, 5 मिलियन, अरे 50 लाख लिखवाया हूँ, 50 लाख मतलब 5 मिलियन हुआ कि नहीं हुआ, 50 लाख मतलब 5 मिलियन, तो वही बात चल रही है यहाँ पे। क्लियर है। और देखेंगे प्लेटलेट्स कितना लिखा गया है, 2.85 लाख पर क्यूबिक पर mm। मैंने कितना लिखवाया है, मिली 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख तो होना ही चाहिए, या उसके ऊपर है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो मिली इसने डिफरेंस में कितना डाला है कि 1.5 से 4.5, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, ठीक है। उतना तो होगा ही नहीं, उससे ज़्यादा, उससे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 4.5 लाख मतलब बहुत हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो चीज़ें आ रही है, जैसे ये PCB, MCB, MCH, MCHC, ये सब चीज़ें क्या है, ये आपके ब्लड में ही पाई जाती हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा ये अलग कंपोनेंट है, इनको हम नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन मैं आपको आगे के क्लासेस में ज़रूर इनके बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। पैकेट सेल वॉल्यूम, फिर ऐसे ये इन सब का अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। तो इनका अलग अलग मतलब है। फिलहाल में हमको ये नज़र आ रहा है कि आप प्लेटलेट्स तक पूरा समझ गए होंगे, है ना। प्लेटलेट्स तक 2 बातें दी गई है, समझ में आ गया। अब कौन कम है कौन ज़्यादा, इससे आप पकड़ पा रहे हैं ना। अगर कम है तो क्या समस्या क्रिएट होगी, यस और नो, ठीक है। ये बातें हम लोगों ने कर ली। अब देखिएगा जस्ट इस बच्चे का एक और टेस्ट हुआ, वाइडल टेस्ट, सेरोलॉजी टेस्ट। और सेरोलॉजी टेस्ट के अंदर क्या है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, वाइडल टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कुछ लिखा गया है एंटीजन, फिर TO, TH, AH, BH। तो मेनली हम बुखार के लिए ये टेस्ट कराते हैं। अब इसके अंदर ये सब कुछ क्या है, ये मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट क्लास, या अगर हम नेक्स्ट क्लास में नहीं बता पाते तो एक दिन और आएंगे और फिर इसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये मैं जरूर समझाऊंगा कि देखिए, मैं अगर चाहूँ तो इसका बता दूँ मतलब भी, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे अभी, जब तक मैं चीज़ें बताऊँगा नहीं, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं जब इसको आगे पढ़ाऊँ तब आपको समझाऊँ, पहले पढ़ा लूँ तब। अभी तक जितना पढ़ाया ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताइए। हीमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइट यानी WBC की कहानी समझ में आ गई टोटल, फिर RBC और प्लेटलेट्स, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे की जितनी भी कहानी है वो सब हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की पूरी क्लास समझ में आई होगी, ठीक। और ये रिपोर्ट कैसे देखेंगे हम लोग, ये भी समझ में आ गया होगा। कमी से क्या होगा ये बता सकते हैं, हाँ या ना। हाँ देखिए, आप दवा नहीं दे सकते, आप डॉक्टर नहीं है। अब ये मत करने लगे कि आप ये रिपोर्ट पढ़िएगा फिर आप जाइएगा गूगल से सर्च मारिएगा और दवा भी आप खुद लेके चले आइएगा। डॉक्टर एक्चुअल में आपसे बेटर जानता है, और एक दवा नहीं होती, 1000 दवाएं होती हैं। तो यार ये कई बीमारी की 1000 दवाएं होती हैं, और हर दवा का अलग अलग कंपोजिशन होता है। तो कब कौन सी दवा देनी है, कब कौन सा कंपोजिशन होना चाहिए, उसके लिए डॉक्टर ने प्रॉपर पढ़ाई की है, तो वो आपसे बेटर जानता है। हमारा काम ये है कि जनरली रिपोर्ट देख लेना, रिपोर्ट देख के एनालिसिस कर लेना कि हाँ ये समस्या है, ताकि हम समस्याएं समझ पाएँ, फिर उसका सोल्यूशन भी हमको धीरे धीरे समझ में आए, यानी हम जानकार रहे इन चीज़ों को लेकर। क्लियर है, अवेयर रहे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को ये पेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।